Assalamu alaikum, class 7th. Students, we are doing exercise of unit number 4, Poet of Nature. And today is the topic we are going to read is reading details. Read the given paragraph and write its main idea in your notebook. Circle the topic sentence in it. A topic sentence is the main idea of a paragraph. A paragraph has specific words, vivid verbs and modifiers to highlight the main idea. टॉपिक सेंटेंस जो होता है, उन्होंने कहा मैं टॉपिक सेंटेंस बताई। तो टॉपिक सेंटेंस जो होता है हमेशा किसी पैराग्राफ का मेन आइडिया होता है, और वो मोस्टली वो जो पहला ही पैराग्राफ का पहला जो सेंटेंस होता है उसी को हम टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं, जिससे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि अब क्या बात होने लगी है। ठीक है, बाकी सेंटेंस जो होते हैं उसी टॉपिक को एलेबोरेट करे होते हैं या एक्सप्लेन करे होते हैं कि उसका मतलब क्या है। अच्छा, पैराग्राफ के अंदर स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, ख़ास किस्म के अल्फाज होते हैं, विविड वर्ब्स होते हैं, मतलब कि वाज़ह किस्म के वर्ब्स होते हैं जो काम को शो करें, और मॉडिफायर्स होते हैं जो कि कुछ अल्फाज को मॉडिफाई करके नए उस कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करते हैं। टू हाईलाइट द मेन आइडिया, ताकि पता चले कि मेन आइडिया क्या कहना चाह रहा है। स्पेसिफिक वर्ड्स प्रोवाइड प्रिसाइज, सेंसरी और कंक्रीट डिटेल्स। स्पेसिफिक वर्ड क्या प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल प्रिसाइज मैंने मुख्तसर करके, सेंसरी और कंक्रीट डिटेल्स मतलब जो हम महसूस कर सकते हैं और जो हमें नज़र आ रही हैं उन डिटेल्स को हमारे सामने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में पेश करते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स करते हैं। और विविड वर्ब इज़ अ वर्ब दैट इज़ रियली डिस्क्रिप्टिव। विविड वर्ब जो होते हैं, वाज़ह जो अफ़ाल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बाकी बयान कर रहे होते हैं कि क्या मेन आइडिया है। बाय यूजिंग विविड वर्ब्स इन टेक्स्ट द रीडर कैन विजुलाइज इट इन हिज हर माइंड। ये जो विविड वर्ब को या वाज़ह अफ़ाल को देख के जो टेक्स्ट के अंदर रीडर को नज़र आती हैं चीज़ें, वो उनको वाकई जहन में बना सकता है, अपने जहन में खाका कि इसका क्या मतलब है। अ मॉडिफायर इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट इज़ यूज्ड विद अनदर वर्ड और फ्रेज टू लिमिट और ऐड टू इट्स मीनिंग। मॉडिफायर जो होता है वो किसी तरमीम करना किसी वर्ड के अंदर, मतलब उसकी अल्फाज के अंदर कुछ चेंजिंग करना या किसी फ्रेज़ को दूसरे वर्ड के साथ मिलाना। तो इस तरह से वो लिमिटिंग कर देता है कि किस तरह से मीनिंग जो है उसका, उस वर्ड का क्या मतलब है। मॉडिफायर ऐसा वर्ड होता है जो दूसरी फ्रेज के साथ मिलके या दूसरे वर्ड के साथ मिलके मीनिंग को या टॉपिक सेंटेंस को वाज़ह तौर पे बयान करता है कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, आपको समझ आ गई। स्पेसिफिक वर्ड्स, विविड वर्ब्स एंड मॉडिफायर जो होते हैं वो टॉपिक सेंटेंस को समझने में आसानी पैदा करते हैं। अब इस तमाम डिस्कशन को सामने रखते हुए आप देखिए, यहाँ पर दिया है पैराग्राफ, इसको पढ़ना है, फिर आप लोगों ने बताना है इसका मेन आइडिया क्या है, और आपने सर्कल करना है टॉपिक सेंटेंस को। वर्ड्सवर्थ वाज नोन एज द पोएट ऑफ नेचर। ही वाज नॉट जस्ट द पोएट ऑफ नेचर बट आल्सो द पोएट ऑफ द सोल एंड इमेजिनेशन। ही बिलीव्ड दैट द चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड नेचर बेटर बिकॉज he himself was part of nature's beauty. For him, nature was an eternal source of great comfort and strength. He always conceived nature as a living personality and as a source of consolation and joy. वर्ड्सवर्थ जो है वो पोइट ऑफ नेचर के तौर पे जाना जाता है। अब उसी की सारी बात को आगे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इसका क्या मतलब है। वो सिर्फ पोइट ऑफ नेचर ही नहीं बल्कि वो सोल का पोइट भी कहला जाता है, और साथ में इमेजिनेशन या तसव्वुरात का भी। जी हाँ, तो उसी वर्ड्स की जो है पोइट ऑफ नेचर होने की सारी बातों को एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे, और साथ एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वो कैसे कह सकता है, कि कैसे उसको हम कह सकते हैं सोल और इमेजिनेशन का भी है वो, क्योंकि वो बिलीव करता है कि चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं वो उनको भी समझता है कि वो नेचर का हिस्सा हैं और वो नेचर को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, क्योंकि वो भी उसी नेचर का हिस्सा होते हैं। जितने नेचर खूबसूरत है वैसे ही बच्चे उसको खूबसूरत लगते हैं, उनको भी नेचर का हिस्सा समझता है। अच्छा जी, उसके ख्याल में नेचर जो है वो एक इटर्नल सोर्स है जो हमेशा रहता है, हमेशा ग्रेट कंफर्ट एंड स्ट्रेंथ पहुँचाता है इंसान को। ठीक है, नेचर के अंदर देख के इंसान को बहुत ताजगी मिलती है और उसके ख्यालात जो है उनको और इजाफा मिलता है, और हमेशा एक ऐसा सोर्स है जो कि आराम पहुँचाता है और ताकत पहुँचाता है। ही ऑलवेज कंसीव नेचर एज अ लिविंग पर्सनैलिटी। वो हमेशा नेचर को एक लिविंग पर्सनैलिटी या एक ऐसे ज़िंदा शख्सियत के तौर पे महसूस करता है। एंड सोर्स ऑफ कंसोलेशन एंड जॉय, और उसे उनसे बहुत ज़्यादा खुशी और
जैसे कहते हैं दिलासा मिलना, तसल्ली मिलना, उसको कंसोलेशन मिलती है नेचर के साथ रहते हुए। उसको लगता है एक किस्म की शख्सियत है जो उसकी बहुत दिलासा दे रही है, उसे बहुत खुशी दे रही है। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये हो गया हमारा पैराग्राफ। इसका आप लोगों ने क्या लिखना है, मेन आइडिया। और मैंने आपको बताया कि टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो इसका मेन आइडिया होता है, तो आप बताएंगे कौन सा इसका टॉपिक सेंटेंस है और ये क्या हमें बताना चाह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ एक और चीज़ जी। यहाँ पर हमारे पास है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। Chronological order is the arrangement of events in order to their occurrence in time. Chronological order क्या होता है, इवेंट्स की अक्रंस का, कि वो किस तरह से अकर होते हैं, किस तरह से वाक़ होते हैं। डिटेल्स इन पैराग्राफ्स ऑफ ए बायोग्राफी आर ऑलवेज अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। किसी बायोग्राफी के अंदर जो हम सवाने उम्री किसी दूसरे शख्स की लिखते हैं, उसके अंदर जो तमाम डिटेल्स होती हैं वो तारीख़ वार लिखी होती है। ये नहीं होता कि पहले डेथ का बता दें, फिर बचपन का बता दें, फिर पढ़ने का बता दें कि कहाँ कहाँ पढ़े, फिर क्या पेशा बनाया, फिर दोबारा से तारीख़ पैदाइश पे आ जाए। ऐसे नहीं होता। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है दर्जावार, बतदरीज, शुरू से लेकर आखिर तक। ठीक है, किसी बायोग्राफी के अंदर हम इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अब लुक एट दिस, रीड द गिवन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ राइटिंग डिटेल्स इन बायोग्राफी। बायोग्राफी लिखते हुए हम क्या करेंगे, इन डिटेल, इन ऑर्डर को ध्यान में रखेंगे ताकि हमारी जो है बायोग्राफी उसके अंदर कोई फ्लॉ ना रह जाए और डेट वाइज वो हमें उसका जो है तमाम डिटेल्स हम लिख सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस, कहाँ पैदा हुआ और कब पैदा हुआ, डेट यहाँ लिखेंगे और कहाँ पैदा हुआ। फिर फैमिली, फैमिली कैसी थी, रिलीजियस थी या बहुत कंजर्वेटिव फैमिली थी या बहुत ही ब्रॉड माइंडेड थे, ये फैमिली के बारे में डिटेल बतानी होगी। फिर चाइल्डहुड या स्कूल लाइफ कहाँ कहाँ पे गुजरी। ठीक है, फैमिली के बाद पहले बच्चा पैदा होता है किसी घराने में, कि फैमिली क्या बताया जाता है, उसके बाद चाइल्डहुड या स्कूल लाइफ बताई जाती है कि वो कैसा गुजरा। फिर हॉबीज़ या इंटरेस्ट, उस बच्चे के या उस इंसान की क्या हॉबीज़ थी जब वो स्कूल लाइफ में था, उसको क्या क्या चीज़ें पसंद थी। फिर कैरियर, पढ़ने के बाद उसने कैरियर क्या फॉलो किया। रीज़न फॉर फेम, और क्यों मशहूर हुआ। फिर डेट ऑफ डेथ एंड प्लेस, कि कहाँ पर वफ़ात हुई और किस जगह पर वफ़ात हुई। जैसे पैदाइश की जगह और वफ़ात बताएंगे, इस तरह से डेथ की भी जगह और वफ़ात बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके अंदर आप अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी कोई भी आप ऐड कर सकते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स में से हो, बहन भाइयों में से हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, या फिर कोई जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं जैसे अब्दुल सत्तार ईदी साहब हो गए, या फिर आजकल रिसेंटली डेथ हुई तारिक अजीज़ साहब, इनके बारे में आप डेटा कलेक्ट करके इसमें डाल सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिख सकते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, या फिर कायद आज़म हैं, अल्लामा इकबाल हैं। मैनी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ वी हैव एंड वी कैन राइट द बायोग्राफीज ऑफ दैट पर्सनैलिटीज़ बट बाय फॉलोइंग दिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोगों ने किसी भी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के ऊपर ये बायोग्राफी लिखनी है और ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।